नाम से आपको पता चल गया है कि ये लॉर्ड क्लाइव ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम था क्लाइव्स डुअल सिस्टम, इसके पहले हम जो पढ़ेंगे वो था बैकग्राउंड, मतलब कि इसके कॉजेज़ क्या थे, इस सिस्टम को लाने का कॉजेज़ क्या था। ठीक है, तो बैकग्राउंड में क्या था, सबसे पहला था कि बैटल ऑफ प्लासी। मैंने बैटल ऑफ बक्सर लिखा है, लेकिन सबसे पहला मतलब कि शुरू होता है बैटल ऑफ प्लासी से। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, मिर्ज़ाफर को थ्रोन मिल गया बंगाल का, और वो तो एक पपेट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ठीक है, तो उनके चलते उन्होंने कुछ दिन थ्रोन संभाला। उसके बाद उनसे कुछ काम हो नहीं रहा था, इसीलिए उनके ही सन इन लॉ मीर कासिम को बिठा दिया गया थ्रोन पे। मीर कासिम कौन था, मिर्ज़ाफर का सन इन लॉ। Okay, Mirzafar's son-in-law Mir Qasim was given the throne of Bengal. Okay. मीर कासिम कौन थे, मीर कासिम एक इंडिपेंडेंट टाइप के आदमी थे, मतलब असर्टिव थे, बहुत असर्टिव थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि अपने रीजन के का इम्प्रूव करने के लिए, फिनेंशियली इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो मतलब कि टैक्सेस जो थे वो तो हटाए गए थे। तो उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आप टैक्सेस फिर से लागू कर लीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा नहीं, ऑब्वियसली नहीं कह देंगे कि उन्होंने टैक्स नहीं लागू कराने देंगे। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने इंडियन रूलर पर जो टैक्सेस थे उनको भी हटा दिया। मतलब ब्रिटिश ने मना कर दिया कि उनके ऊपर फिर से टैक्स लागू हो, तो उन्होंने मीर कासिम ने क्या किया, इंडियन रूलर पर भी जो टैक्सेस था उसको भी हटा दिया। मतलब कि दोनों के दोनों को एक ही फुट में लाके रख दिया। ठीक है, तो पहला रीज़न हम लोग पढ़ लेते हैं, द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, मीर कासिम द रूलर ऑफ बंगाल एट द टाइम मेड अलायंस विद शुजा-उद-दौला द नवाब ऑफ अवध एंड द एग्जाइल्ड मुगल रूलर। ठीक है, तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने अलायंस बनाया किसके साथ, शुजा-उद-दौला। वो कौन थे, नवाब ऑफ अवध। तब उसको अवध कहा जाता था, इसलिए मैंने अवध भी लिखा है। तो अवध के रूलर शुजा-उद-दौला से उन्होंने अलायंस बनाया, और किसके साथ, एग्जाइल्ड मुगल रूलर। वो कौन थे, शाह आलम टू। एग्जाइल्ड मुगल रूलर शाह आलम टू और शुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध और मीर कासिम ने तीनों ने मिलकर एक क्या बनाया, अलायंस बनाया। किसको डिफीट करने के लिए, ब्रिटिश को डिफीट करने के लिए। कहाँ, बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 किसको डिफीट करने के लिए, डिफीट द ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन दे फेल्ड, दिस अलायंस फेल्ड टू विन अगेंस्ट द माइट ऑफ द ब्रिटिश। वो फेल कर गए, मतलब कि ब्रिटिश को हरा नहीं पाए। इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिश को इंडिया, मतलब कि द ब्रिटिश पावर गॉट कंसोलिडेटेड इन इंडिया। दिस कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रीज़न है, तो वो था द ग्रैंड ऑफ दीवानी बाय शाह आलम टू। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर था, इस बैटल ऑफ बक्सर में तो हार गए, लेकिन क्लाइव ने क्या किया, जो भी टेरिटरीज उन्होंने जीता था वो सब रिटर्न कर दिया। जो भी टेरिटरी जीता था, मतलब कि अवध जीत लिया था, अवध जीत लिया था शुजा-उद-दौला को हरा के, और नवाब को, मुगल रूलर को हरा दिया, मतलब कि तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया ही उनके हाथ में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे टेरिटरीज को जो क्या किया, रिटर्न कर दिया। एक्सेप्शन थे दो, क्या था, कोरा एंड इलाहाबाद। कोरा और इलाहाबाद को छोड़ के बाकी सब कुछ रिटर्न कर दे। कोरा और इलाहाबाद को क्यों रखा, कोरा और इलाहाबाद को इसलिए रखा क्योंकि वो रेडीमेड मार्केट था ब्रिटिश के लिए। मार्केट था, मतलब कि बिजनेस तो अच्छा ही होगा, रेवेन्यूज़ भी अच्छे कलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो उसको छोड़ के सब कुछ रिटर्न कर दिया। तो शाह आलम टू क्या हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने क्या क्या, ग्रांट दे दिया, किसका, दीवानी का। अब ये दीवानी क्या था, दीवानी the right to collect taxes on behalf of the Mughal emperor for the eastern province of Bengal, which included the present days Bengal, Bihar and Odisha। मतलब कि पूरा का जो बंगाल प्रोविंस था तब के दिन में, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसका टैक्सेस शाह आलम टू, मतलब कि मुगल रूलर्स कलेक्ट करते थे, उनके बिहाफ पे ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कलेक्ट करने लग गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उतना सारा रेवेन्यू लिया, उसके बदले क्या दिया, एक एनुअल फिक्स्ड पेंशन। मतलब कि वो फिक्स था, अगर ज़्यादा भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ तो भी वो फिक्स था, कम हुआ तो भी वो फिक्स था। मतलब कि वो बहुत ही कम था उसके मुकाबले,
मतलब कि उन्होंने पूरा का पूरा रेवेन्यू ही ले लिया, मतलब में थोड़ा सा दे दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, दिस मेड द ब्रिटिश मोर पावरफुल। उनको एक पावर मिल गया, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पावर था, मतलब कि वही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर था एक प्रोविंस के लिए। उसको क्या क्या मतलब कि मतलब कि नवाब को छोड़ के, मतलब मीर कासिम को छोड़ के किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्लाइव ने अपना डुअल सिस्टम लाया। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो इसी 2-3 कारण से हुआ था। बैटल के कारण से हुआ था, दीवानी के कारण से हो गया, मतलब कि पहले बैटल के कारण क्या हुआ, वो उनको हरा दिया, उनको प्लीज कर लिया, और उसके बाद रिटर्न कर दिया तो मुगल प्लीज हो गया। फिर उनके पास राइट आ गया रेवेन्यू कलेक्ट करने का। ठीक है, तो इसके बाद ही क्लाइव ने अपना डुअल सिस्टम प्रोड्यूस किया सबके सामने। ठीक है, पता है क्लाइव डुअल सिस्टम। तो क्लाइव का डुअल सिस्टम ये था कि according to the system established by Clive, the right to collect taxes went to the British while the Nawab still remained responsible for the welfare of the people. मतलब ब्रिटिश जो थे वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, और नवाब जो था वो स्टिल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब कि लोगों का वेलफेयर करने के लिए नवाब स्टिल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लेकिन उनके पास कोई टैक्सेस आ ही नहीं रहा था, वो तो ब्रिटिश ले जा रहा था। लेकिन वो कैसे वेलफेयर करेगा, पीपल का भलाई कैसे करेगा, उनके पास तो कोई टैक्सेस आ ही नहीं रहा था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जा रहा था। ठीक है, therefore the Nawab, who could have improved the plight of the people, had no funds to work with, and the British did nothing to improve the people's plight. मतलब वो तो ब्रिटिश है, वो तो फॉरेनर्स है, वो क्यों करेंगे हमारा इम्प्रूवमेंट। और नवाब जो था, जो कि इम्प्रूव कर सकता था पीपल का प्लाइट, उनके पास तो कोई फंड ही नहीं था, क्योंकि सारा का सारा जो रेवेन्यू था वो तो ब्रिटिश ले जा रहे थे। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस कलेक्ट किया ब्रिटिश ने, उसका उन्होंने क्या किया, पार्ट ऑफ द टैक्सेस वर यूज्ड फॉर बाइंग रॉ मटेरियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स एंड रेस्ट वाज सेंट बैक टू इंग्लैंड। मतलब कि जो बचा कुचा भी था वो भी इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। मतलब उनका जो रॉ मटेरियल्स था जिसको वो फिर से इंडिया में ही बेचते थे, उनका रॉ मटेरियल्स का भी कोई कॉस्ट नहीं लगता था, उनसे रेवेन्यू से हो जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी कॉस्ट लगते थे, मतलब कि वो जो इधर रेसिडेंशियल कॉस्ट थे, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थे, उसका भी कोई मतलब इंग्लैंड से लाने का कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो तो यहीं से रेवेन्यू से ही हो जा रहा था। और जो बचा कुचा था वो भी बंगाल को नहीं मिला, वो भी इंग्लैंड को भेज दिया गया। मतलब कि पूरा का पूरा जो रेवेन्यू था वो एकदम से ड्रेन हो गया। कहाँ नेगेटिव ड्रेन हो गया, यूरोप में भेजा दिया जाता था। मतलब कि बंगाल का रेवेन्यू जो बंगाल के डेवलपमेंट के लिए लिया गया था, वो कहाँ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया गया, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए। इससे क्या हुआ, दिस ह्यूज ड्रेन इम्पैक्टेड नेगेटिवली टू द बंगाल्स इकोनॉमी। मतलब बंगाल का इकोनॉमी जो था वो पूरा का पूरा फॉल कर गया। ठीक है, इसके बाद तो मतलब इतना कुछ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करेगा, उसके बाद क्या आया, जो 1770 में जो फेमाइन आया बंगाल, द ग्रेट बंगाल फेमाइन इन 1770, उसमें बहुत सारे इंसान मारे गए, लेकिन फिर भी द ब्रिटिश डिड नथिंग फॉर द पीपल ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल के ही खा पी रहे थे, लेकिन बंगाल के लिए भी कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।